हेलो एवरीवन। एज आई प्रॉमिस मैंने बोला था आपको कि व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज को जोड़ते हुए एक वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। वैसे तो ये कल ही शूट हो जाना चाहिए था, मतलब 14 जनवरी को, पर हो नहीं पाया, इसलिए नहा धो के आज रेडी होके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए वीडियो, लेकिन बहुत कुछ मैं समझा पाऊंगा। बेस्ट तो यही होता कि मैं प्रैक्टिकल लैब में आपको ही समझाता, पर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो मैं यहीं से आपको समझाऊंगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो एक थ्योरेटिकल फॉर्म है और मीटर ब्रिज एक प्रैक्टिकल फॉर्म है। मतलब इसको बनाने के लिए ये सोचा गया था। इसलिए इस व्हीटस्टोन ब्रिज को एक बार हम समझ लेते हैं कि कैसा ये होता है। थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें 5 रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं। एक्चुअली में तो 4 ही रेजिस्टेंस होते हैं, 1 2 3 4। ये जो फिफ्थ रेजिस्टेंस है, देखो आप यहाँ देखो R5 और RG। RG मतलब गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का सिस्टम होता है, ये बैटरी है और ये की लगी हुई है। एक्चुअली में क्या होता है, जब ये थ्योरेटिकल एग्जाम में आता है तो हम ये देखते हैं कि R1 R4 R2 R3 का रेशियो अगर सेट हो गया, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर ये हो गया R1 बाय R4 इक्वल्स टू R2 बाय R3 अगर हो गया, तो हम बोल देते हैं कि ब्रिज जो है कैसा है, बैलेंस्ड है। और बैलेंस्ड कंडीशन में यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज सेम हो जाता है और इसमें फ्लो होने वाली करंट जो है वो जीरो हो जाती है। जब इस ब्रांच में करंट ही फ्लो नहीं होगी तो इस R5 रेजिस्टेंस का क्या यूज, तो उस R5 रेजिस्टेंस को क्या होता है, हटा दिया जाता है और उसको हटाने के बाद ये सर्किट कुछ ऐसा सा बन जाता है और सिंपली हम इसको सीरीज पैरेलल करके कर लेते हैं। ओके। अब एक चीज हमारे दिमाग में आ रही है कि अगर हमें ये रेशियो निकालना है तो ये चारों वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर हमें ऑलरेडी ये चारों वैल्यूज पता है तो फिर हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, क्योंकि व्हीटस्टोन को बनाया इसलिए गया था कि हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करें। तो अननोन तो कहां रहा, चारों नोन हो गए। पर एक्चुअली में इसमें ये कंसेप्ट इस तरीके से काम नहीं करता, इसमें उल्टा चलेंगे। अब देखो, अगर ये रेशियो फिट बैठा तो ब्रिज बैलेंस्ड है, मतलब इसकी करंट जो इस ब्रांच में फ्लो हुई थी वो कितनी थी, जीरो थी। अब उल्टा चलते हैं कि अगर इस ब्रांच में करंट जीरो है मतलब ब्रिज बैलेंस्ड है, मतलब ये रेशियो फिट बैठेगा। ठीक है। अगर करंट जीरो है इसका मतलब रेशियो फिट बैठ रहा होगा ना। जब ये ऐसे सही है तो उल्टा भी तो सही है। चलो अब देखते हैं कि ये ऐसा कैसे बना। इसमें यही कंसेप्ट लगेगा। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि करंट जीरो हो इसमें, लेकिन पहचाने कैसे कि कौन सा कहां है उसको देखते हैं। देखो, 4 रेजिस्टेंसेस थे मेजरली। R1 ये रहा रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको भी मैं समझाऊंगा क्या होता है। R2 ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसको आपको फाइंड करना है। यहां पे जो रेजिस्टेंस लगा था जिसको मैंने बोला था गैल्वेनोमीटर, ये रहा यहां पर। क्योंकि गैल्वेनोमीटर भी मेटल का बना हुआ है, वायर का बना हुआ है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। बचे हुए R4 और R3 ये रहा। ये थोड़ा सा आपको प्रोटोटाइप समझ में आया। अब इसको समझते हैं कि क्या क्या कैसे दे रखा है। देखो, आप जब प्रैक्टिकल लैब में जाओगे वहां पर एक आपको लकड़ी का पटिया जैसा होगा, वुडन बोर्ड होगा, उस पर कुछ ऐसी स्ट्रिप्स और ऐसा कुछ लगा हुआ है, स्केल लगा हुआ मिलेगा। इसमें 1 मीटर का स्केल होगा, मतलब 100 सेंटीमीटर का, इसलिए इसको मीटर स्केल बोलते हैं। 100 सेंटीमीटर का इसलिए बनाया गया होगा, थोड़ा मेट्रिक सिस्टम है, करना आसान होता है कैलकुलेशन को, वही एक रीजन रहा होगा। इसके साथ यहाँ पे एक तार लगा हुआ होगा इस स्केल के साथ। एक्चुअली में स्केल तार के साथ लगा हुआ है ताकि मेजरमेंट बार बार कहां स्केल उठा के लाके आओगे, तो उसके साथ ही फिट कर दिया कि रीडिंग नोट करने में आसानी होगी। ये जो वायर है इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कि ये वायर किसका बना होता है। जनरली हमें आदत होती है कि हम हर चीज का आंसर क्या देते हैं, कॉपर का बना हुआ, कॉपर का बना हुआ। नहीं, ये बना होता है एलॉय का। एलॉय में भी जनरली आपको जो मिलता है वो मिलता है कॉन्स्टेंटन का। एलॉय मतलब मिक्सिंग ऑफ वेरियस मेटल। जैसे ये कॉपर और निकिल का या कॉपर नाइक्रोम का, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, पर ये कॉन्स्टेंटन जो है एलॉय है और ये मिक्सिंग से बनता है। एलॉय का फायदा ये होता है कि एक तो इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इन द सेंस कि अगर इतनी ही लेंथ इतने ही रेजिस्टेंस का कॉपर का वायर यहां लगाना होता ना, तो इससे पता नहीं 10 गुना वायर यहां लगाना पड़ जाता। तो और कॉपर ऑलरेडी बहुत महंगा आता है। एक तो फायदा इसका ये होता है कि इनकी रेजिस्टिविटी जो होती है बहुत हाई होती है। रेजिस्टिविटी रो जो है बहुत हाई होती है एलॉयज की। उसके अलावा क्या होता है कि इनका जो अल्फा, अल्फा आपने पढ़ा हुआ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब क्या होता है कि किसी भी मेटल में से जब कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होती रहती है तो करंट के वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है, जो होगा ही होगा। करंट की वजह से दो इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, आप रोक नहीं सकते, कम ज्यादा कर सकते हो। तो जब करंट फ्लो होती रहेगी तो आपको पता होगा H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी वाले फॉर्मूले से हमें पता है
कि अगर सेम करंट फ्लो हो रही है सेम टाइम के लिए भी, तो अगर रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा उसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो जो हम बोल रहे हैं कांस्टेंट का रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, तो उसमें हीट भी ज्यादा बनेगी, हीट ज्यादा बनेगी तो उसका रेजिस्टेंस और चेंज होना चाहिए। ऐसा होता है, मेटल्स के साथ होता है कि ज्यादा करंट तो ज्यादा रेजिस्टेंस में चेंज। लेकिन ये स्पेशल केस है एलॉयज, इसमें क्या होता है, इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा है ना, वो इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे। मतलब क्योंकि आपको पता है कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। बैटरी कनेक्ट करोगे, करंट फ्लो होती रहेगी, इसमें नल डिफ्लेक्शन देखेंगे, सारा कुछ काम होगा। तो उसके लिए आपको इसको 5 मिनट 10 मिनट तो इसमें करंट फ्लो होगी। उस बीच में अगर इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो गया, या चलो आप तो बहुत मास्टरी कर लिया, आप तो 5 मिनट में कर लेते हो एक्सपेरिमेंट, लेकिन टेम्परेचर का भी तो वेरिएशन है। किसी जगह टेम्परेचर कम है, किसी जगह टेम्परेचर ज्यादा है, किसी प्लेस टू प्लेस पे, तो वेरिएशन नहीं आने चाहिए। ये काम एलॉय बहुत अच्छे से करता है। तो इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, उसके अलावा इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इतना वेरी नहीं करता एज कंपेयर टू मेटल्स। उसके अलावा ये इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, वो सारी चीजें अलग है, पर वो मैटर यहां नहीं करेगा क्योंकि यहां किसी को हीट नहीं कर रहे हैं आप। बल्ब में तो होती है वो चीज, यहां नहीं होती, तो उसको यहां नहीं बोलना हमें। तो समझ गया आप। कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, मैग्नीन का भी यूज किया जाता है, कॉपर का नहीं। ये पहली चीज पूछी जाएगी। दूसरी चीज बोली जाएगी कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का क्यों होना चाहिए। ये आपको लग रहा होगा कि मीटर पे छोड़ के मैं क्या समझाने लग गया, लेकिन वाइवा में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हम सब कुछ समझते हुए ABCD सीख रहे हैं, तब जाके स्पेलिंग समझ में आएगी। वही वाला सिस्टम है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसको यूनिफॉर्म लेने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस का पार्ट प्ले करेगा। तो ये जो वायर है ना, इसका रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए सब जगह पे। आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू होता है रो L बाय A। अब जब ये पूरा वायर एक ही मटेरियल का बना हुआ है तो इसका रो तो कांस्टेंट हो गया। अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को वेरिएबल होने दोगे ना, तो रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करेगा, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस सिर्फ यहाँ पे लेंथ पे ही डिपेंड करे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड ना करे। तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया को भी क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। तब जाके रेजिस्टेंस जो है सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर जाएगा, लेंथ पर। मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये चीज आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको इस चीज की अहमियत समझ में आएगी कि हम रेजिस्टेंस निकालने की जगह एक साइड पे सिर्फ लेंथ रख रहे होंगे, हम रेजिस्टेंस नहीं रख रहे होंगे, लेंथ रख दी, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है और लेंथ मेजर करने के लिए मीटर स्केल लगाए हुआ है। चलो आगे देखते हैं। तो ये कुछ चीजें समझ में आई कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होने का मतलब है सब जगह का पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस सेम बना रहेगा। एक्चुअली में क्या होता है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं, और मेरे को भी देते थे जब मैं 12th में वाइवा देने गया था। मैंने कभी सोची भी नहीं थी चीजें जब मुझसे क्वेश्चन पूछे गए। खैर मैंने टीचर बनने की भी नहीं सोची थी कभी, लेकिन अब बना हूं तो आपकी हेल्प पूरी अच्छे से करूंगा मैं। तो यहां पर हो गया ऐसा। ओके, उसके बाद क्या पूछा जाता है, थिक कॉपर स्ट्रिप। एक्चुअली में क्या होता है ना, हम ये समझते हुए आए हैं किसी भी सर्किट में कि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो। पर क्या एक्चुअली आपको लगता है कि किसी चीज का रेजिस्टेंस जीरो हो सकता है? नहीं। ये जो ब्लैक कलर के मैंने बनाया ना रेजिस्टेंस, ये भी किसके बने होते हैं, कांस्टेनन या मैग्नीन, मतलब एलॉयज के ही बने होते हैं। मतलब इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो एक बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस वाली चीज के सामने एक कम रेजिस्टेंस वाली चीज का रेजिस्टेंस क्या जोड़ना, तो इसलिए बोल दिया जाता है कि जीरो होता है रेजिस्टेंस। पर आपको भी पता है जीरो नहीं होता। अब जब बात चल रही है कुछ मेजरमेंट करने की, तो यहां पे हम कोशिश करते हैं कि जो एरर है कम से कम हो। अब यहां पर भी हम सिर्फ मान लें कि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो है, तो फिर वो मानी हुई वैल्यूज कैसी आएंगी, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आएंगी। इसलिए क्या किया जाता है कि जब हमने बोल दिया कि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो उस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कम से कम करने की कोशिश की जाती है। अब हमें पता है कि कनेक्टिंग वायर में क्या यूज किया जाता है, कॉपर, उसका रेजिस्टेंस कम होता है। उससे भी कम रेजिस्टेंस किसका होता है, सिल्वर का। पर अगर व्हीटस्टोन ब्रिज सिल्वर का बना दिया तो वो दो ही जगह मिलेगा, या तो म्यूजियम में या किसी साइंटिस्ट के यहाँ। स्कूल में तो आपको नहीं मिलने वाला। तो स्कूल में कॉपर का देते, वही बहुत बड़ी बात है। तो कॉपर का जब ये होगा ना स्ट्रिप, तो कॉपर का इटसेल्फ रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। उसके अलावा अगर किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा कर दो तो उसका रेजिस्टेंस फिर से कम हो जाता है। तो इसलिए इन स्ट्रिप्स को मोटा बनाया जाता है ताकि क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा कर दे। वापिस से मैं फॉर्मूला लिखूं, R इज इक्वल टू रो L बाय A में जब क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही रीजन है, बस कोई डिजाइन वाला रीजन नहीं है, कोई शो पीस वाला रीजन नहीं है। सिर्फ यही रीजन है कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जब आप पूरा सिस्टम बिठा, एक तो रेजिस्टेंस बॉक्स,
रेजिस्टेंस बॉक्स आपने, वही प्रॉब्लम वाली बात है ना कि लैब में तो गए नहीं होंगे साल भर में। रेजिस्टेंस बॉक्स एक बॉक्स टाइप का ही कुछ होता है, जैसे एक बॉक्स समझ लो, ऐसा मोटा सा बॉक्स होता है, उसमें अलग अलग कीज लगी होती हैं जिसमें अलग अलग रेजिस्टेंस लिखे होते हैं उनके आगे। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है कि बहुत सारा रेजिस्टेंस का झुंड है, एक बॉक्स लेके चलता हूँ, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं और उनको मुझे ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है कि 5 ओम वाला किधर गया, 10 ओम वाला कितना गया। तो एक साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि अरे इसको ऑर्गेनाइज कर दो ना, 5 ओम वाला इसमें लगेगा, 10 ओम वाला इसमें लगेगा, ये कर दो ऑर्गेनाइज। तो उसमें क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस के सामने की आप निकालोगे ना, वही रेजिस्टेंस एक्टिव हो जाता है। तो एक तरीके से ये नॉन वैल्यू देता है। जैसे कि 5 ओम वाली निकाली तो 5 ओम रेजिस्टेंस हो गया, 10 ओम वाली निकाली तो 10 ओम हो गया, 5 और 10 दोनों निकाली तो 15 ओम हो गया। तो ये तो आपको पता लगता रहेगा, ये आपको पता नहीं होगा, ये आपको गिवन होगा, वहां पे बोलेंगे, एक वायर दे देंगे कि इसका रेजिस्टेंस निकालो। तो चल ठीक है, ये पता है, ये पता नहीं है, ये दोनों का क्या कंसेप्ट है, इसको देखते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, हमने देखा कि जब करंट जीरो होगी तब ये बैलेंस्ड होगा, जब बैलेंस्ड होगा तो करंट जीरो होगी। तो हम करंट जीरो वाली कंडीशन देखते हैं। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो मीटर ब्रिज है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये वर्क करता है नल डिफ्लेक्शन पे, नल डिफ्लेक्शन पे वर्क करता है, ये इसका प्रिंसिपल है। नल डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। तो जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए तो गैल्वेनोमीटर लगा क्यों रहे हो? गैल्वेनोमीटर इसलिए लगा रहे हैं कि हमें वो जगह पता करनी है जहां पे डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। इस पॉइंट को, या मतलब ये गैल्वेनोमीटर के कनेक्शन को जॉकी से जोड़ा जाता है, जॉकी से मतलब कनेक्शन किया जाता है। तो इसको कहीं भी लगा दोगे तो ऐसा नहीं हर जगह नल डिफ्लेक्शन आएगा, एक कोई फिक्स पॉइंट होगा जहां पर ही नल डिफ्लेक्शन आएगा, और उस जगह को पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। लेकिन एक बार वो जगह पता लग गई ना तो बस फिर करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, फिर इस गैल्वेनोमीटर का काम नहीं। आप चाहो तो बस एक बार रीडिंग लो और हटा दो इसको, फिर कोई इशू नहीं है, फिर कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा होगा। तो क्या किया जाता है कि जैसे ये वायर है ना जॉकी, इसको टच किया, जैसे ही टच करोगे ना, तो मान लो जैसे यही टच किया, मान लो इसी जगह टच करा हुआ है, तो यहां से यहां तक की कुछ लेंथ आएगी, मान लो ये लेंथ आई L, तो बची हुई कितनी होगी 100 माइनस L, यही होगी। एग्जैक्टली ऐसे करना है आपको एग्जाम में। यहां तक की रीडिंग नोट करी, इस पॉइंट से मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहीं तक की रीडिंग नोट करी, बची हुई अलग हो गई। जैसे मान लो एल आया 30 सेंटीमीटर, तो बचा वो कितना आ गया 70 सेंटीमीटर, ऐसा ही हो गया। आपको कैसे पता लगा कि ये 30 सेंटीमीटर ही हम ढूंढ रहे थे? आपको ऐसे पता लगेगा कि जैसे ही 30 सेंटीमीटर पे आप पहुंचोगे, यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। गैल्वेनोमीटर में कुछ ऐसा होता है, ये रीडिंग बनी होती है, बोथ साइड रीडिंग होती है ऐसे। तो जो नीडल होगी इनिशियली ऐसे होगी, जैसे ही आप टच करोगे इधर उधर वायर को, ऐसे या ऐसे घूमेगी रीडिंग। लेकिन वो जो मैं बोल रहा हूं ना कि 30 सेंटीमीटर पे टच करने पे बैलेंस्ड हो गया था, वो बिल्कुल बीच में आ जाएगा वापस से, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड लेंथ। यहाँ पे जो एल है ना, ये एल है बैलेंस्ड लेंथ। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और हमें बैलेंस्ड लेंथ मिल ही नहीं पा रही होती क्योंकि हमने कनेक्शन सही से नहीं किए होते। तो आपको एक क्या नोटेशन है जिससे पता लग जाएगा कि मैं एक्सपेरिमेंट गलत कर रहा हूं, वो ऐसे पता लग जाएगा कि जब आप इस जॉकी को इधर से लेके इधर तक कहीं भी टच कर रहे होंगे तो एक ही साइड डिफ्लेक्शन आ रहा होगा, या तो लेफ्ट या राइट। आप खुद ही सोचो ना, अगर सही एक्सपेरिमेंट में कर रहा होता तो कैसा होता? इस जॉकी को मैं सबसे लेफ्ट टच करूंगा, मान लो लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आया, इस जॉकी को फिर से उठाऊंगा और सबसे राइट में टच करूंगा, मान लो सबसे राइट में डिफ्लेक्शन आया, तो मेरा एक दिमाग काम करेगा, 12th वाले बच्चे का इतना करता है दिमाग, कि सबसे लेफ्ट में करने पे जब इधर डिफ्लेक्शन आया, सबसे राइट में करने पे जब इधर डिफ्लेक्शन आया, तो यानी कि बीच में कहीं ना कहीं बीच में आएगा डिफ्लेक्शन। क्योंकि आप खुद सोचो, सबसे लेफ्ट में करने पे इधर डिफ्लेक्शन आया, फिर मैंने कनेक्शन हटाया, जीरो हो गया, फिर मैंने इधर टच किया, राइट में डिफ्लेक्शन आया। जरूरी नहीं कि राइट में टच करने पे राइट में आया, मैं बता रहा हूं। तो आप कहीं ना कहीं इसको घुमाओगे तो यहां पे डिफ्लेक्शन आ जाएगा। वरना तो क्या होता है, लेफ्ट में टच करने में भी लेफ्ट में आ रहा है, राइट में टच करने में भी राइट में आ रहा है, तो बीच में कहां डिफ्लेक्शन जीरो हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा। तो मान लिया कि सब कुछ सही था, बैलेंस लेंथ आ गई, अब तो सारा काम ही हो गया। अब आपको करना क्या है बेसिकली, जब नल डिफ्लेक्शन मिल गया, जब नल डिफ्लेक्शन अचीव हो गया, बैलेंस्ड लेंथ अचीव हो गई ना, तब करना है काम कि रेजिस्टेंस बॉक्स में जो भी वैल्यू आ गई, जैसे स्टैंडर्ड बोल देता हूं मैं, ये जो आर एस आया ना स्टैंडर्ड, अपॉन जो भी लेंथ आई है एल, इक्वल्स टू ये जो अननोन वैल्यू है अपॉन 100 माइनस एल। बस यही एक्सपेरिमेंट था। आप बोलोगे कि मैंने तो लेंथ लिख दिया, यहां पर रेजिस्टेंस तो लिखा ही नहीं, क्योंकि इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ही इसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, इसलिए।
सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की कोई नीड नहीं है, इधर भी सेंटीमीटर है, इधर भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। इतना इजी ये एक्सपेरिमेंट है, बस इतना इजी एक्सपेरिमेंट है, और इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। समझ गए आप बात को? 4 रेजिस्टेंसेस, 1 2 3 4 रेजिस्टेंसेस, उसके अलावा कुछ ऐसा है क्या जो बच रहा है? जैसे मान लो और भी आपसे वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाए, क्या इसको बहुत हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम में लिया जा सकता है? नहीं ले सकते, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा आप नहीं ला सकते कि बहुत हाई रेजिस्टेंस यानी कि सर्किट में बहुत कम करंट को भी अच्छे से मेजर कर पाए। क्या इसको बहुत लो रेजिस्टेंस के लिए कर सकते हो? नहीं कर सकते। बहुत लो, अगर इतना रेजिस्टेंस लो ले लिया कि ये जो थिक कॉपर स्ट्रिक है उन्हीं का रेजिस्टेंस ज्यादा बैठ गया, तो भी अच्छे से नहीं आएगा। उसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैलेंस्ड लेंथ है ना, लगभग मिडिल में ही क्यों ली जाती है बैलेंस्ड लेंथ? ताकि वैल्यू सही आए, ये जो कॉम्बिनेशन बने ना रेजिस्टेंसेस का, ये सही से बने और क्लोज्ड टू आप करेक्ट मेजरमेंट पहुंचो। यही था बस अब तक का। और अगर कुछ भी डाउट है आपको तो नीचे आप कमेंट करो। मेरे अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कैसे काम करता है, फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो मैं आपको जरूर से बता दूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। बाय बाय।